आपने टिप्पणी कर दी थी हरिओम पवार के बारे में, तो यही पूछा पूछा था पवार जी से बाकायदा एक पोस्ट डाल के कि 40 साल में वही 22 कविताएं, कुछ नया भी लिखो, बार बार वही क्यों सुनाते हो आप? सनी लियोन क्या है आप जानते हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और कुमार विश्वास क्या है ये भी आप जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब दोनों का कंपेयर करना कि सुंदर सुरीले बन तेज है कटीले नैन, आधी रात सपने में सुंदरी जो आई है। आप कुमार विश्वास को कंपेयर कर रहे हैं सनी लियोन से? आपने जब आप अपने आप को कवि सम्मेलन, आप कवि सम्मेलन नहीं रह गए हैं, अब यहाँ टोटल हो गया है ग्लैमर। ग्लैमर से कोई अछूता नहीं रहा है कि वैसे तो अनेकों यहाँ सरिताएं हैं, परंतु सुरसरी केवल भागीरथी का नाम है। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों मेरी मौजूदगी आज है डीएमआर ऑफिस, ये देखेंगे डीएमआर स्टूडियो, और हमारे साथ जो बैठे हैं, राष्ट्र में कोई ऐसा मंच जो बड़ा मंच रहा हो, ऐसा कोई मंच नहीं है जहां आपने कविता न की हो। तो हमारे साथ बैठे हैं देवेंद्र बागी। ये बागी शब्द कहीं न कहीं मुझे खटकता है, इसलिए मुझे लगा कि पहले मैं क्वेश्चन यहीं से शुरू करूंगा। द राष्ट्र 11 में आपका स्वागत है। और मैं एक सवाल मेरे मन चर्चा में रहती है और दिमाग में मेरी उपज रहा कि बागी देवेंद्र, तो समझ में आया कि आपका नाम है, लेकिन बाद में बागी लगा या आपने जोड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में होता क्या है कि एक प्रचलन रहा है कि जो भी कोई लिखता है वो अपने साथ एक उपनाम जोड़ता है। मैं पहले वतन के नाम से लिखता था, मगर फिर गलत बातों का विरोध करना मेरी एक बुरी आदत रही। बुरी आदत नहीं, अच्छी आदत है। बुरी आदत रही। तो कई लोगों का कई बुरी बातों का विरोध करते करते तो लोगों ने कहना शुरू किया कि हर जगह ये बगावत के मूड में रहता है, ये तो बागी है, ये तो बागी है। तो मैंने कहा चलो यार मैं इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ कि यहाँ से बागी। तो जैसे मैं कविता पे आना चाहूंगी, जो कविता का मंच है, बातें तो बड़ी सुंदर सुंदर होती हैं, कविता के पीछे की स्थिति क्या है? क्योंकि आप कई बार मुखर हो जाते हैं। देखो, वर्तमान में जो मंच सजाए जा रहे हैं, आप उनको कविता मंच ना कहो तो बहुत बेहतर है। दुनिया इसी नाम से जानती है। वो गलत है। अगर दुनिया जानती है तो दुनिया को अपना भी नजरिया बदलना पड़ेगा। अब मंचों पे कविता नहीं होती है। कवि सम्मेलन और कविता दोनों अलग विषय हैं। स्पष्ट, बिल्कुल एकदम अलग हैं। कवि सम्मेलन के नाम पे अब अमूमन चुटकुले परोसे जा रहे हैं, द्वर्थी संवाद हो रहे हैं और दूसरों की रचनाएं पढ़ी जा रही हैं, अपनी नहीं। लोग नहीं दूसरों पढ़ते तो हैं तो बताते तो हैं कि वहां जब मंच पर होते हैं मेरी लिखी हुई रचना है, एक एक शब्द आदमी तालियां पीट पीट कर सुन रहा है। अच्छा, आपको पैसा किस लिए मिला था? आपकी अपनी रचना पढ़ने के लिए, दूसरे की पढ़ने के लिए? जो कवि जाता है, देखो कविता और कवि का मतलब, अगर आप गांव में सुदूर में चले जाओ तो आज भी कवियों को ऋषि मुनियों का दर्जा प्राप्त है। लोग बड़े सम्मान कवि को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कवि के साथ जब से अर्थ जुड़ गया ना, और अर्थ अधिक जुड़ गया, तब से कवि का पतन होना चालू हो गया। जिस तरह से बाबाओं के साथ पैसा जुड़ा, अगर पैसा नहीं जुड़ा होता तो ये दुनिया भर के, चाहे वो राम रहीम, आसाराम, ये दुनिया भर के बाबा जो पकड़े गए, जिनके स्कैंडल आए, ये सिर्फ पैसे के चक्कर में आए। अभी इनका पाप का घड़ा भर गया था, फूट गया था, इसलिए इनका हो गया सब। कवियों का अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है पूरी तरह से। अच्छा, वो खाली है? अभी थोड़ा सा खाली है। ये थोड़ा सा और भर जाने तो कवियों के भी ऐसे कांड आएंगे। ये कविता पर शराब के बारे में और शबाब दो चीजें हैं। शराब और शबाब के बारे में इतना पढ़ा जाता है, लोग मतलब भर भर के उपदेश देते हैं, लेकिन जब लौटते हैं वहां से तो माहौल कुछ और होता है, और आप कहीं न कहीं उस पर बोलते दिखे हैं। देखो, मुशायरों में तो क्या, जो गजलें थी वो कोठों से निकल के मंचों पे आई थी, ठीक है? हाँ, गजलें अमूमन पहले कोठों पे होती थी, और कोठों का माहौल जो होता था वो शराब और शबाब का रहता था। मगर कुछ आधुनिक कवि पैदा हुए जो मतलब चुप कवि हैं, या उनसे पहले भी आप बात कर लो, कई लोगों की जो फिल्मों में गए और वहां से कुछ लोगों को तो लात मार के निकाल दिया था फिल्म इंडस्ट्री ने, उनकी गंदी हरकतों की वजह से। नाम लेना ठीक नहीं है अब यहाँ। असल में क्या था कि जो काव्य मंच है, ये सरस्वती का मंच था, बिल्कुल, और ये बड़ा श्रद्धा का मंच था, बिल्कुल। कई लोग कहते हैं कि कवि सम्मेलन तो पहले होते नहीं थे। अरे, जहां भी कविता कही जा रही हो और 4 लोग इकट्ठा हो जाए, उसी को कवि सम्मेलन मानो। कविता नहीं होती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तमाम लोग
अभी कई लोगों का बोलना है कि कवि सम्मेलनों का इतिहास 100 साल का है, इससे ज्यादा का नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, राजा महाराजाओं के जमाने में भी बाकायदा महफिल सजती थी और वहां बिरदावलियां गाई जाती थी, वो भी एक कवि सम्मेलन ही की तरह मानो आप उसे। तो क्या हुआ कि जब कवि सम्मेलन चालू हुए भारत में, कुछ लोगों का, कई लोगों को श्रेय देने का, लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि कविता को पैसा धन अर्जन करना हरिवंश राय बच्चन ने सिखाया। तो बच्चन साहब के बाद की जितनी पीढ़ी आई, आपने कहा कि हरिवंश राय बच्चन के जमाने से ही पैसे का लेन देन शुरू हुआ कविता के माध्यम से, इसके पहले नहीं था क्या? नहीं था, लेकिन वो क्या होता था कि राजे महाराजे कोई तय नहीं होता था, पारिश्रमिक के तौर पे नहीं दिया जाता था, इनाम के तौर पे। हाँ, वो इनाम के तौर पे होता था। यहाँ से शुरू हुआ कि नहीं मैं इतना लूंगा तो आऊंगा, धीरे धीरे वो चलन में आता गया। फिर ब्रह्मांड कवि हो गए, फिर चुप कवि हुए, चुप कवि, कोई युग कवि नहीं, बाबा तुलसीदास से बड़ा कवि इस देश में ना हुआ है ना। नहीं, कहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, लिखा जा रहा हो, लिखने को तो कोई अपने आप को अमेरिका का राष्ट्रपति लिख दे, उससे कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने क्या बोलते हैं, कोई भी हिंदी साहित्य का एक छंद नहीं लिखा हो जीवन में ढंग का, जिन्होंने कभी हिंदी साहित्य की सेवा के लिए किसी एक को शिष्य ना बनाया हो, जिसको एक पंक्ति ना सिखाई हो लिखने में, ठीक है, मंच देना और ये मंच की कलाबाजियां सिखा देना, इससे गुरु शिष्य परंपरा से नहीं शुरू होती है। आपने किसी को घनाक्षरी सिखाई हो, आपने सवैया सिखाया हो, आपने पंचचामर सिखाया हो, कोई भी एक छंद सिखाया हो आपने किसी को, तो मान लिया जाए कि आप चुप कवि नहीं, ब्रह्मांड के कवि हैं, वो एक अलग विषय है, उसको छोड़ो। मैं ऐसे आदमी का नाम लेना भी ठीक नहीं। कहीं न कहीं मैं कहना चाहूंगा कि इंगित आप दिल्ली तक जा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर आप अपने आप को बाबा तुलसीदास से बड़ा कवि मानते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो बाबा तुलसीदास को भी युग कवि नहीं कहा गया, तो आप कुछ भी कह सकते हैं अपने नाम के आगे। आपको लज्जा भी नहीं आती कि अगर आप मान लो आपको नहीं मालूम, आपके चमचे ही लिख रहे हो, तो आप एक बार डिनाई तो करते आके कि भैया क्या कर रहे हो आप। ठीक है, जैसा जिसकी रोजी रोटी चल रही है उसको चला दिया जाए। शराब और शबाब वाला कहीं न कहीं देखेंगे कि काउच की शिकार हो जाती हैं महिलाएं। उसमें कोई शिकार नहीं हो जाता, महिलाएं खुद शिकार कर रही हैं। ये देखो, ये सब ढकोसलेबाजी है। मैं कई बार, अब ये बोलना ठीक नहीं है लेकिन मैं बोलूंगा, आज की डेट में ये देश है जहां दीवारों पे लिख के बताया जाता है कि दीवारों पे लिखना मना है, उसी तरह कभी शराब पी के मंच पे खड़ा होकर बोलता है कि शराब पीना बुरी बात है। मैंने देखा है। हाँ, आपने जरूर देखा होगा। असल में क्या है कि कई मामलों में हम इतने दोगले हो गए हैं, मैं खुद को भी कहता हूं इसमें शामिल, खुद को भी शामिल करता हूं कि हम मंच के इतर कुछ और है और मंच पे कुछ और है, दोहरी जिंदगियां जी रहे हैं हम, दोहरे चरित्र के लोग हैं हम। शराब के बारे में बोला खूब जाता है, लेकिन निकलने के बाद पूरे ठर्रे खोले जा रहे हैं। हाँ, वो तो बाकायदा तय होता है आयोजकों से कि मुझे ये भी चाहिए और मुझे वो भी चाहिए। अच्छा, जैसे अक्सर देखेंगे कि महिलाएं जो हैं, सुनिए, ये सिर्फ कवि सम्मेलन में कवियों की या कवित्रियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो आयोजक की भी जिम्मेदारी है ना, कि वो नैतिकता की दुहाई दे कि भैया तुम क्या करने आए हो और क्या कर रहे हो। समाज सभी के मिले जुले से बनता है। अगर समाज का हर तकवा अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो फिर समाज खराब ही नहीं होगा। मैंने कभी कहा कि अगर किसी इलाके में, किसी कवि के इलाके में अगर किसी लड़की को छेड़ा जाए या उसका बलात्कार हो जाए, तो उस इलाके के कवि को डूब मरना चाहिए कि वो अपने इलाके में, अपने आसपास में इस तरह का संदेश नहीं दे पाया लोगों को, इस तरह से जनजागृति नहीं कर पाया, उसका लिखना निरर्थक है। मैं भी शामिल हूं, ऐसा नहीं कि मैं अछूता रहा हूं, मैं भी नहीं कर पाया हूं ये। आप देखेंगे मंच पर माँ, बहनें, महिलाओं को लक्ष्मी, सरस्वती, क्या क्या बातें कह के संबोधित की जाती। उसके बाद का परिदृश्य आपने बहुत कई बार टिप्पणियां मैंने देखी है, मैं चाहूंगा कि वो भी थोड़ा सा बाहर आए, क्योंकि उस पर्दे के पीछे की जो जिंदगी है वो बड़ी खतरनाक है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कवि सम्मेलन अब कवि सम्मेलन नहीं रह गए हैं, अब यहाँ टोटल हो गया है ग्लैमर से कोई अछूता नहीं रहा है, और इसमें बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया है। आयोजक, संयोजक, कवि, कवित्री, सबको मजा आ रहा है। समाज को अगर सुधारने का बीड़ा वाकई में उठाया गया होता तो क्या इस स्थिति में नहीं पहुंच जाता। असल में क्या है, हम उस देश में रहते हैं जहां हर आदमी चाहता है भगत सिंह तो पैदा हो, पर मेरे नहीं, पड़ोसी के घर में। हम अपने घर में भगत सिंह को नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में पैदा हो, मरे तो साला पड़ोसी का बच्चा मरे।
हमने अपनी स्थिति ऐसी ही बना ली। यही हालत हमने कवि सम्मेलनों की कि आपको याद हो तो आपके या हमारे दादा परदादा के जमाने में गांव में नौटंकियां होती थी और नौटंकियां रामकृष्ण के पात्रों पे होती थी। फिर हमारे पिताजी के जमाने में वही नौटंकियां भगत सिंह चंद्रशेखर के पात्रों पे होने लगी। हमारे बचपन में वो लैला मजनू पे होने लगी और अब इतनी अश्लील हो गई हैं कि लोग नौटंकी करवाते ही नहीं है। एक दिन यही हालत कवि सम्मेलनों की होने वाली है कि वो इतने अश्लील हो जाएंगे कि लोग करवाने से ही मना कर देंगे। आपको नहीं लगता कि ये जो भोजपुरी है उसके तर्क पे, उसके लेवल पे जा रही है कवि सम्मेलन कवि सम्मेलन? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि कि भोजपुरी देखेंगे जितनी अश्लीलता भोजपुरी में परोसी जा रही, अगर देखा जाए तो पर्दे के पीछे यहाँ कविताओं में भी देखने को मिलेगी। तो फिर उसके पीछे भोजपुरी कवि होने चाहिए थे ना। मुझे बताओ एक भोजपुरी कवि जो मंचों पे जाके ऐसे अश्लील बातें करता हो। अरे भैया ये दिल्ली की एक लॉबी है पूरी, उनको किसी भी तरह से जोड़ तोड़ गठजोड़ करना है। जो अच्छे कवि हैं उनको मंचों पे नहीं आने देना है। जो जो उनकी चमचागिरी कर सकते हैं, अटैची उठा सकते हैं, वही मंचों पे आए। ये पूरी एक लॉबी बनाई गई और वो लॉबी इसलिए बनाई गई कि अच्छे कवि आ जाएंगे तो उनका राज खुल जाएगा कि वो किसकी किसकी पढ़ते हैं। कोई पिताजी की पढ़ रहा है तो कोई चाचा जी की पढ़ रहा है तो कोई जबरदस्ती का बाप बनने को तैयार हो जाता है। कविता तिवारी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं जो मैंने जाना है, जो सुना है, वो भी बताया जाता है कि उनकी अपनी खुद की कविता नहीं होती और दूसरे की पढ़ती हैं। भैया इसके बारे में तो उनके पिताजी रतन तिवारी जी बताएं, मैं क्या बताऊंगा। मैं कविता तिवारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। वो जो बात करनी है उनके पिताजी से बात करो इसके बारे में। कुमार विश्वास के बारे में आप टिप्पणी करते मिल जाते हैं। आपने कई बार उनके बारे में टिप्पणी की है, तो वो युग कवि हैं और तमाम देखेंगे हे राम, तमाम कविताएं उनकी दुनिया में विख्यात हैं और आप उन पर टिप्पणी कर देते हैं। क्या मामला उसका रहा? आपको मंच नहीं साझा किए या कुछ और था? नहीं देखो, मैंने कभी भी ना ही मंचों के लिए प्रयास किया है और ना ही मैं कभी जीवन में चाहता हूँ ईश्वर मेरे अंदर पैसे का और मंच का लालच दे। और जहां तक रही बात कुमार की, तो कुमार के बारे में क्या बोलूंगा मैं यार। जिसने बोलने लायक होना चाहिए व्यक्ति। अरे आप कह रहे बोलने लायक आप नहीं? सुनो, हाँ बिल्कुल नहीं है भाई। आप सोचो ना, कल तक जो आदमी कभी नेताजी की बड़ाई कर देना है उस व्यक्ति को, कभी उनकी बड़ाई कर देना है, कभी उसको नेहरू में क्या बोलते हैं युग पुरुष दिख जाता है, तो कभी अटल जी में दिख जाता है। वो मौका परस्त व्यक्तियों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। कल तक जिस आदमी के तलवे चाटते थे वो, जिस केजरीवाल के लिए वो खड़े थे लड़ने, आज उसी केजरीवाल को बोना और माँ बहन मानी। मेरे पास टिप्पणी एक पड़ी होगी, मुझे याद नहीं आ रहा किस बारे में बोला कि उन्होंने माँ बहन एक करा रहे थे, ऐसा कुछ करके उनकी एक टिप्पणी है केजरीवाल। तो भैया कल तुम उनके साथ भी तो यही कर रहे थे। आपको अगर राज्यसभा नहीं भेजा गया तो आपको दुनिया भर की बुराइयां नजर आ गई उस बंदे में। अच्छा, ये लालच थी क्या? नहीं बिल्कुल हो सकती है। साथ में नहीं, ये बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो मांगा गया सेना के शौर्य का, उस पर वो अलग हुए। अब वो तो वो उसके बारे में वही बता सकते हैं, वो उसकी सफाई वो दें। मुझे उसकी सफाई नहीं देना उनके। वो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी नजर में तो युग कवि अगर कोई है तो बाबा तुलसीदास है। बाकी तो फिर हर गली मोहल्ले में ऐसे तो हो जाता है। आप सिर्फ पॉपुलैरिटी, सुनो, सिर्फ पॉपुलैरिटी कविता का आधार नहीं हो सकती है। आप सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात करोगे, सन्नी लियोनी तो वो तो अंतरराष्ट्रीय पॉपुलैरिटी है। आप कुमार विश्वास को कंपेयर कर रहे हैं सनी लियोन से? आपने जब आप अपने आप को क्या बोल तुलसीदास से बड़ा बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ना ऐसा। सनी लियोन क्या है आप जानते हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और कुमार विश्वास क्या है ये भी आप जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और दोनों का कंपेयर करना? भाई मैंने बोला तो बार बार, मैं फिर से ही बोल रहा हूँ कि मैंने दोनों के काम में अंतर है। अरे काम में कोई अंतर नहीं है। आप कविता को और सनी लियोन के काम फॉर्म में आप अंतर नहीं समझ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ। कारण पॉपुलैरिटी है यहाँ। आपने पॉपुलैरिटी की बात की नहीं, आपने सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात की कि पॉपुलैरिटी का आधार नहीं हो सकती कविता। कविता पॉपुलैरिटी का आधार नहीं है। ये बड़ी बात आप। हाँ, मैं कविता अभी भी कह रहा हूँ, मैं कहीं भी कहने को तैयार हूँ, कविता पॉपुलैरिटी का आधार नहीं है। कोई कवि क्या लिख रहा है ये सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी पे नहीं निर्धारित किया जा सकता कि वो रचना कितनी बड़ी है। हल्दरनाक को अभी पद्मश्री मिला, ठीक है, वो उड़िया भाषा के कवि हैं और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। कितने लोग जानते हैं उनको? तो अब क्या ये मान लिया जाए कि वो बड़े कवि नहीं है? तमाम कवियों को, जो छोटे कवि हैं, कभी कभी उनको मंचों पर देखिए कि वो तमाम लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं
और आपने ऐसे शब्द ऐसे लोगों से उनकी उनके जो मापदंड आपने अपनाया है। अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ना कि अगर पॉपुलैरिटी सिर्फ आधार होता तो फिर तो बहुत सारे लोग हैं, सारे कवि हैं। फिर तो यार आप क्या बोलते, पॉपुलैरिटी आधार है तो सिद्धू तो बड़ी अच्छी शायरी करता है मंच पे बैठ के। अगर पॉपुलैरिटी ही सब चीज का आधार है, अन्नू मलिक बड़ी अच्छी शायरी कर लेता है मंच पे, वो शायरी वो के ट्रक के पीछे वाली। तब इससे इसका शायर घोषित कर दूं क्या मैं उसको? महिलाएं जो कवित्रियां हैं उनके साथ मंच साझा किया और एक अच्छा कहीं कहीं दिखाया भी जाता है कि अच्छा स्थान उन्होंने दिया, उन्होंने वरीयता दी उनको। ये तो आप श्रोताओं से और वरिष्ठ कवियों से मिलो। मैं कहीं न कहीं बागी से ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से टिप्पणी आपने सनी लियोन और कुमार को एक साथ आपने बैठा दिया, एक कुर्सी पर बैठा दिया। मैंने एक साथ नहीं बैठाया, मैंने सिर्फ पॉपुलैरिटी का नाम जोड़ दिया उनके साथ। नहीं, मैंने सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात की। अगर पॉपुलैरिटी आधार है तो फिर तो मैं सनी लियोनी को, अब सनी लियोनी ने सारे पाप छोड़ दिए हैं अपने। बॉलीवुड में है वो। पैसे कमाने के तरीके भी अलग अलग है। सनी लियोनी ने कुछ फॉर्म से कमाया, उन्होंने कविता से कमाया। अब वो हिंदी फिल्मों से कमा रही है तो बहुत बढ़िया एक्टर है वो। अब वो हिंदी कहीं भी थी, वो उसका पास था ना। अच्छा, उसका पास था। तो इनका भी ये भी मान लेना कि मेरा पास था। वो खुल के बोले तो सही कि हाँ मैं गंदगी में था। कुमार विश्वास गंदगी में थे। अब खुल के बोले वो कि हाँ मैं गंदगी में था। वो बोल सकते हैं क्या कि मैं गंदगी में था? हाँ मैं गंदगी में था केजरीवाल के साथ, मैं एक गंदे आदमी के साथ गंदा आदमी बन गया था, ऐसा बोल सकते हैं? वो नहीं बोल सकते भाई। उन्होंने से बोला भी है कई बार केजरीवाल को। केजरीवाल को बोला, खुद को बोलो ना। अच्छा, खुद को नहीं बोले? खुद को बोल के दिखाओ। मैं तो खुद को खुल के बोल रहा हूँ कि हाँ मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां थी और अभी भी कुछ बुराइयां बाकी हैं। शायद मैं अच्छा, इसी वजह से आपका नाम बागी पड़ा। जिस तरीके से आप लोगों को कहीं न कहीं बगावत करते दिख रहे हैं, जो भाषा है आपकी, जो मैं एक बात जानता हूँ, हम उस देश में रहते हैं जहां हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम धरातल पे कोई काम नहीं करना चाहते हैं। प्रत्येक नागरिक की बात कर रहा हूं मैं। हम अपने कर्तव्यों से हमेशा पीछे हटना चाहते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल ले देता हूँ। बिल्कुल। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जगह जगह सफाई होनी चाहिए, है ना? जो लोग गुटखा खाते हैं, आप उनसे पूछो कितनी सफाई रखते हैं। अब प्रधानमंत्री आके तुम्हारा गुटखा थोड़ी साफ करेगा यार। पिन्नी फाड़ के फेंक देना कहीं भी, उसे डस्टबिन में नहीं डालना। हम केला खाते हैं तो उसके छिलके सड़कों पे फेंक देते हैं, ठीक है? हम में से कोई भी आदमी अपना नैतिक कर्तव्य नहीं निभाना चाहता है। सब ये चाहते हैं कि दूसरा कोई कर दे। यही स्थिति रही हर जगह। यही देवेंद्र बागी अपने को कहाँ पाते हैं? जो मंच का जो मंच रहा, जो आप बताए कि अश्लीलता और सारी चीजों से भरा पड़ा है, उससे कितना अलग पाते हैं देवेंद्र अपने को? देखो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं पूरी तरह से उससे बचा रहा। आप भी उसमें बिल्कुल, मैं स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं पूरी तरह से उससे बचा रहा, मैं ये तो नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, मैंने ये कोशिश की कि मैं अब इन चीजों से बिल्कुल दूर रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे क्या दोहरी बात बोलनी नहीं आती। मैंने अगर किसी को मंच पे अगर बहन बोल दिया तो बहन है, बात नहीं बोला तो नहीं है। अक्सर देखा जाता है बहन बोल दिया जाता है। सारे मंच जितने कवि बैठते हैं, सारे लोग बैठी हुई पीछे कवित्रियों को बहन बोलते हैं। अब वो उनकी अपनी मर्जी है, वो कैसे हैं, वो सब कुछ मेरे से ही पूछा जाए तो वो ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आप मंच पे रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से आप इस बारे में बात करें। कुछ नाम मैं सजेस्ट कर दूंगा, उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा और बार बार ये कहूंगा कि व्यक्ति को मंच पे वही बोलना चाहिए जो वो खुद आचरण कर सके। आपको लगता है कि आचरण और मंच की बातें अलग अलग हैं? हाँ बिल्कुल है। आप जिस तरह से बहुत सारे नेताओं को देखा होगा आपने, उनका सार्वजनिक जीवन कुछ अलग है और मंचमाला और माइक की नियत तो खराब होने में जनता इसको जानती है कि, लेकिन कहीं न कहीं कवियों को पूछती है जनता और कहती है कि मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देशक हैं। उसके बाद इस तरीके की नहीं, ये सब अब ये सब दकियानूसी बातें हैं कि कोई मार्गदर्शक नहीं बचा हुआ। सबको अर्थ से मतलब है। आप जितना पैसा दोगे उतना एंटरटेन करेगा वो। कविता एंटरटेन रहेगा। ये सिर्फ जहां कविता है वो कविता कहीं गली कूचे में या किताबों में छप के आ रही है। मंचों पे अब कविता ना के बराबर है। ये मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन है लगभग ना के बराबर है। आपने टिप्पणी कर दी थी हरिओम पवार के बारे में, और देखेंगे कि
लगभग 4 दशक कविता करते उनको मंच पर हुआ है, तो क्या टिप्पणी रही और किस बात को लेकर आपने टिप्पणी की थी? नहीं, पवार जी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैंने तो यही पूछा था पवार जी से बाकायदा एक पोस्ट डाल के कि 40 साल में वही 22 कविताएं, कुछ नया भी लिखो, बार बार वही क्यों सुनाते हो आप? बार-बार और फिर लगती है। एक बात बताइए मुझे, एक बात उनके बारे में कई लोग बोल चुके हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, कि उनको जब भी किसी प्रोग्राम में बुलाया जाता है वो कैश पैसे की बात करते हैं कि मुझे कैश पैसा चाहिए। मैं राष्ट्रवादी कवि हैं। हाँ, भाई कैश क्यों चाहिए? फिर आप चेक से लो, ट्रांसफर लो भैया, टैक्स जमा करो ना यार। तो इसमें जमा करते हो? कोई कैश लोगे तो टैक्स काहे का? जहाँ कैश वहाँ काहे का टैक्स? हो सकता है बाद में जमा करते हो अकाउंट। वो जाने फिर। अमूमन जहाँ तक मुझे जानकारी है वो यही है। उनके बारे में 2-4 लोगों ने लिखा भी था। कोई एक 2 प्रोग्राम के लिए कि कहीं पैसे को लेके वो छीछा लेदर हुई। आगरा में भी एक बार छीछा लेदर हुई पैसे को लेके। अभी कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम था आगरा में ही, और वहाँ आंधी तूफान आ गया और टेंट वगैरह भी उड़ गया। फिर भी आयोजक कुछ पैसे देने को तैयार था, फिर भी वहाँ हंगामे हुए। तो भाई देखो, सिर्फ अच्छा, मैं हाँ, सुनो मेरी बात, मैं जो कहना चाहता हूँ साफ साफ ये है, मोटिव यही है मेरा कहने का, कि अब मंचों पे आ गया है अर्थ, और अर्थ आ गया है जरूरत से ज्यादा, और जहां अर्थ हो जाता है वहां विनाश होता ही होता है। तो अब मैंने नौटंकी के माध्यम से आपको बता दिया कि नौटंकियों की जो दशा हुई पिछले 40-50 सालों में, वही दशा अब कवि सम्मेलनों की होने वाली है। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कवि सम्मेलन को आय का साधन बना रखा है। और ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या कभी भिखमंगे रहें या झोला लेके ही चलें तभी कवि हैं। नहीं, ठीक है, पैसा आना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आप अगर अर्थ कमा रहे हो तो रात में ये मंचों पे खड़े हो कि ये नौटंकी मत करो, कहने की कि नहीं मैं पैसे के लिए नहीं आया हूं, तालियों के लिए आया हूं, मैं जन जागरण के लिए आया हूं, आपके प्रेम के लिए आया हूं, ये सब कहना बंद करो यार। आप पैसे के लिए आए हो, एंटरटेन करो और जाओ। दोहरा चरित्र ही बर्दाश्त नहीं होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, कि आप मंच पे कुछ और बोलो, मंच के बाहर कुछ और बोलो, ये गलत है। कौन सी कविता आपकी अब तक सबसे ज्यादा पॉपुलर रही? क्योंकि बागी नाम तो आपका पड़ा ही है, और आप की रचना जो रही है वो प्रेम को लेके रही है, श्रृंगार को लेके रही है, और बाद में वो बदलते बदलते इस कदर आ गई कि अब जो है कटाक्ष के रूप में रहती है, चैलेंज के रूप में रहती है। नहीं, मैं मूलतः मैं ओज का ही कवि हूँ। मैंने ओज पे ही ज्यादातर रचनाएं लिखी हैं, गंगा पे बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं मैंने। और मैं हकीकत ये है कि मैं खुद को कवि नहीं मानता। मैं जो भी आता है, इस जो भी माँ शारदा लिखाना चाहती है वो लिख देता हूँ। मुझे ना इस भीड़ में शामिल होने का शौक है। मैं चाहूंगा कि एक कविता कम से कम मैं अगला प्रयास ये कर रहा हूँ कि मुझे एक मैगजीन निकालनी थी जनवरी से। मैं वो निकाल नहीं पाया, उस समय मेरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो मेरा प्रयास है कि जुलाई अगस्त से मैं उस मैगजीन को कंटिन्यू करूं। उसमें जो रचनाकार नहीं छप पाते थे अब तक, अमूमन एक धंधा बनाया गया कि आपकी कविताओं को एक मैगजीन में भी छापना है, तो आपसे पैसे लिए जाते थे। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उस मैगजीन का वितरण और प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। तो मैं वही एक मैगजीन चालू करना चाहता हूँ। और मुझे इसके इतर इन लोगों से ना ही कोई सरोकार है, और ना ही मैं कोई सरोकार रखना चाहता हूँ इन लोगों से, क्योंकि सत्य तो ये है कि ना ये कुछ बदला था, ना ये बदलेगा इसलिए नहीं क्योंकि हम नहीं बदलना चाहते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति बदलना नहीं चाहता। हर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अर्थ से मतलब है, और अर्थ जहां भी आ जाता है वहां विनाशी होता है। इससे एक सवाल मेरा ये था कि क्या कविता सरकार पर हावी है? नहीं, कविता सरकार पे कैसे हावी? नहीं, आप अक्सर देखेंगे कि तमाम मंचों से गुणगान होता रहता है, तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं देखो, कई लोग कहते हैं ये दरबारी कवि, और ये दरबारी कवि आज ही नहीं बहुत जमाने से होते रहे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी अच्छाई को भी परोसना बुरी बात नहीं है। कोई सरकार बुरा काम कर रही है तो उसकी भी आलोचना करना बुरी बात नहीं है। कविता जिंदा रहनी चाहिए, वो चाहे पक्ष में हो या चाहे विपक्ष में हो। हाँ, लहजा बता देता है आपका कि ये पेड़ है या अनपेड़ है। पेड़ है। पेड़ विपक्ष से भी हो सकती है और सत्ता पक्ष से भी हो सकती है। दोनों पक्ष से हो सकती है। भाई जो विरोध में लिख रहा है
वो भी पेड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पेड नहीं हो सकता, वो भी पेड हो सकता है। अब ये तो सामने वाले पे निर्भर करता है कि वो कैसे समझता है उसको। देवेंद्र बागी खुद को ओज का कवि या श्रृंगार का कवि या व्यंग का कवि? नहीं, मैं खुद को कभी ही नहीं मानता, पहली बात। तो अब किस लेवल पर अपने आप को ले जाना चाहते हैं? क्योंकि आप श्रृंगार भी कराए हैं, ओज भी कराए हैं और व्यंग तो करते ही रहते हैं। नहीं, मैं खुद को ये मानता हूँ कि सरस्वती जो लिखवा दे वो मैंने लिख लिया। मैं किसी समूह में या किसी एक विधा में बंधना नहीं चाहता खुद को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों के साथ मंच पे एडजस्ट हो सकता हूँ। तो इससे बेहतर है कि मैं किसी भी विधा में न बंध के रहूं, जो मन में आए वो लिखता रहूं। जो कवित्रियां हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी नई नई तमाम कवित्रियां निकल कर मंच तक पहुंच रही, कुछ आगाह करना चाहेंगे कि उनको किससे सावधान रहे? वो अपनी लालसा से सावधान रहे, बस शॉर्टकट अपनाने से बचे बस। तमाम देखी जाती है कि शॉर्टकट के चक्कर में ठीक है, बहुत सारे अतीत में मध्य तक पहुंचते हैं लोग। ठीक है, कोई कोई जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा उन लोगों के लिए कि वो लोग सिर्फ अपनी साधना के बल पे आगे बढ़े, संसाधन के बल पे नहीं। जो कविताएं हैं आपकी, आपने पहले भी मंचों पर साझा किया है, मैं चाहूंगा कि दर्शकों तक कविताएं जाएं। देखो, मैं दो छंद सुना दूंगा बस आपको आज, कि वैसे तो अनेकों यहाँ सरिताएं हैं, परंतु सुरसरी केवल भागीरथी का नाम है। और विधि के कमंडल से हुई जो प्रवाहमान, हरिपद पंकज सा पाया जन्म धाम है। और आता जो शरण होता वेदनाओं का हरण, मुक्तदायिनी का पाप हरना ही काम है। और जिसकी समानता में हारे सब उपमान, मेरा उस जानवी को कोटि से प्रणाम है। एक रचना मैं आपको और सुना देता हूँ। आजकल मेरा लिखने का मन नहीं करता गुरु, कि अगर कभी की कलम बंद हुई तो जो राजा है वो निरंकुश हो जाते हैं। राजा प्रजा की दीनहीनता से निरंकुश होता है। दीनहीनता भी क्या बोलेंगे आप, लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाने से। हे कलम खामोश क्यों है? क्या बात है। हे कलम खामोश क्यों है तुझे इतिहास लिखना। क्या बात। और वेदना का कर दमन अब हास का आभास लिखना। है तेरा कर्तव्य सोई आत्माओं को जगाना, मारकर हठ धर्मिता को प्रेम का पौधा लगाना। जाग कर जो कर रहे हैं नित यहाँ सोने का अभिनय, कर कुठारा घात उन पर या के करजोर अनुनय। हे कलम तू क्रांति रिश्ता, तुझसे है युगबोध सारा, अग्नि धर्मा बन जगत में धूर्तों से कर किनारा। क्या बात। तो मैंने कलम को यही बोल दिया कि धूर्तों से किनारा कर ले, मतलब अब स्वयं सुखाए के लिए लिखते रहो बस। मतलब आप मंचों पर नहीं जाना क्या? बिल्कुल नहीं। क्या करना है ऐसे मंचों पे जाके जहां दोहरा मापदंड अपनाना पड़े आपको। श्रृंगार, मैं चाहता हूं कि शुरू में आपने कोई श्रृंगार लिखा था, तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों तक एक श्रृंगार भी आपका जाए, क्योंकि आज के जो युग है वो युवा का युग है और वो श्रृंगार की तरफ ज्यादा मुड़ रहे हैं। इस सुंदर सुरीले बन तेज है कटीले नैन, आधी रात सपने में सुंदरी जो आई है। हाय हाय हाय। कि काले घुंघराले बाल अलसाई मंद चाल, और यामुनी में ऐसा प्रेम रस छलकाई है। कि तन भटे का मदन जस मधुबन बीच, भावना सुकोमल भी थोड़ी भटकाई है। और कटती नहीं है रैन उसने चुराया चैन, सपनों में आई और दिल में समाई है, सपनों में आई और दिल में समाई है। कभी ऐसा रहा कि किसी से प्रेम रहा हो और उसके लिए आपकी कविता निकल पड़ी हो श्रृंगार की? ऐसा तो नहीं है? नहीं, श्रृंगार अक्सर जन्म लेता है किसी कारणवश ही। देखो, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने कभी जीवन में प्रेम नहीं किया, ठीक है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मुझे ये दोहरा चरित्र नहीं आता भाई कि मैं एकदम सन्यासी हूँ। मैंने ये ऐसा कभी नहीं कहा किसी से कि मैं सन्यासी। प्रेरणा रही है क्या? मैं सन्यासी नहीं हूँ, ये मैं सन्यासी हूँ, मैंने ये कभी नहीं कहा किसी से। और ना मैं बात तो एक तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, मैं कुंवारा नहीं हूँ। हाँ, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं सन्यासी नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा ना कि मैंने एक बार आपको पहले भी बोला कि मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां रही हैं। मैं अंकुश लगाने की कोशिश लगातार जारी है। अभी भी एक दो बुराइयां बची हैं, मैं चाहता हूँ उससे भी त्याग कर दूं पहले,
तो उसके बाद फिर मैं युद्ध के मैदान में खुल के आऊंगा। अभी भी एक दो बुराइयां बची हैं, मैं उनसे भी उनका भी त्याग करना चाहता हूँ। और जहां तक रही बात श्रृंगार प्रेरणा की, जहां तक बात रही श्रृंगार की, जिस दिन आप कलम के साथ न्याय करना सीख जाएंगे, आपको किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। कल्पना, व्यक्ति को इतना कल्पनाशील होना चाहिए। अब फिल्मी गीतकार हैं, जितने भी फिल्मी गीतकार हैं, रोज नए गीत लिखते हैं वो रोज नए गीत लिखते हैं, वो सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर लिखते हैं। ये जो दुनिया भर की बातें की जाती हैं कि मुझे फलानी जगह से प्रेरणा मिली थी और धमाकी जगह से प्रेरणा मिली थी, ये सब ढकोसलेबाजी, सब बकवास है। हकीकत ये है कि कविता लिखी नहीं जाती। मैं कविता की बात कर रहा हूं जो हृदय तक उतर सके। कविता कभी भी लिखी नहीं जाती, कविता अवतरित होती है, वो एक माध्यम है ईश्वर से मिलने का। अब आपने ये बातें की तो मैं अपने तेवर की एक कविता सुना देता हूँ आपको कि खप्पर खड़गधार सिंह पे होके सवार, हाकी हन देती दैत्य बलवान को, और काटी काटी खंड खंड मुंड को उतारती है, मैदानी में मर्दती है दानव जवान को। कि महिषा निशुंभ शुंभ हत दियो कालिका ने, दुष्ट लेके भागते हैं खड़ग कृपान को, और रक्त बीज का मही पे रक्त गिरने न पाए, खप्पर को रोपती है अम्बा रक्त पान को। कि प्रबल प्रचंड वरिवंड बाहुदंड वीर, भागे सब यहाँ वहां काली माँ के कोपते। कि भाला भी चमक उठा चमकी है तलवार, हाहाकार मच गई छातियों में घोपते। कि गल मुंड बढ़ रहा बैरियों की खोपड़ी से, बढ़ चली महाकाली खप्पर को रोपते, और रक्तधार बह रही दानवों के धड़ से, तो गिद्धो सियार लहू पीते मांस नोचते, गिद्धो सियार लहू पीते मांस नोचते। तो इस टाइप की जो कविताएं होती हैं वो लिखी नहीं जाती हैं, ये वो अवतरित होती हैं। वो अदृश्य शक्ति है, वो आके लिखा लेती है। कागज पे हमने कुछ इधर उधर लिख दिया, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी कविताएं अतीत में नहीं लिखी गई। बहुत सारे कवि खड़े होते हैं और मंचों पे बोलते हैं कि मैंने जो लिख दिया इससे पहले किसी ने नहीं कहा। अरे यार काय को झूठ बोल रहा है यार। भाई 52 शब्द ही हैं, 52 अक्षरों का है हिंदी वर्णमाला में, 52 अक्षर है, 13वां अक्षर तूने नहीं पैदा कर दिया है। और ये जितने छंद लिखे जाए ना, चाहे वो घनाक्षरी हो, सवैया हो, भैया अतीत में सब लिखे जा चुके हैं यार। हम सिर्फ शब्दों का हेर फेर करते हैं बस। हमने कोई नया छंद लिखा क्या? हमने इनके अलावा कोई नया छंद बनाया क्या? कोई नई विधा ले आए हम? क्यों पुरानी है उसी को लेकर क्यों झूठ बोलना? फिर दुनिया भर की सब झूठे हैं। एक सवाल जाते जाते मैं और करना चाहूंगा कि अभी अभी एक कांड हुआ सोनम वाला, उस पर आपने एक टिप्पणी बड़ी जबरदस्त की। रोटी फिल्म का एक गाना है कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो कि जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो मैं कहता हूं कि देखो, नैतिकता का आधार तो यही है कि अगर आप किसी की के बारे में कुछ कह रहे हो तो आप अपने को सुधार लो पहले, फिर आप किसी के बारे में बोलो। जैसे जैसे और अच्छा, मुझे क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसलिए आता है कि मैं जानता हूं, मान लो सपोज दैट कि मैं आपके बारे में जानता हूं कि आपके 4 से 5 गर्लफ्रेंड हैं, शादीशुदा होने के बाद भी, ठीक है, ध्यान से। उसके बावजूद भी आके आप गर्लफ्रेंडों पे अगर प्रवचन करोगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ये तो मैं यही कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को अपना जिसका आचरण शुद्ध हो ना, वही जाके वहां टिप्पणी करे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि आप अपने आप को सुधार लो, फिर जाके टिप्पणी करना। असल में क्या है कि हम लोग इतने दोहरे चरित्र वाले हो चुके हैं ना। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं उसमें मैं भी शामिल हूं। ऐसा नहीं कि मैं उससे अछूता रहा हूं, कई चीजों में हो सकता है मेरा भी ऐसा रहा हो। इस तरह हम खुद को सुधारना नहीं चाहते, हम सिर्फ प्रवचन देना चाहते हैं। आपकी एक कविता रही, आशुतोष राणा जी ने उसको पढ़ी थी, और आपकी मैंने उनके साथ फोटो भी देखी है। संबंध कब का है? ऐसा है कि जहां तक रही बड़े भैया आशुतोष राणा जी की, वो उनका बड़प्पन है और उनका स्नेह है। वो कविता प्रेमी है, उनको वो छंद अच्छा लगा और बोले ये छंद अच्छा है, इसकी पूरी सीरीज आनी चाहिए। अभी उसकी सीरीज नहीं आ पाई, ईश्वर ने चाहा और अगर ईश्वर मेहरबान रहा तो उसकी सीरीज आएगी एक दिन। 2 छंद उन्होंने गाए। अब उनकी आवाज भी इतनी अच्छी है कि वो कुछ भी गा दें तो वो अच्छा लगता है। वो छंद उनको अच्छे लगे थे, तो एक क्या था कि मेरी एक रचना है ताड़कासुर बध। जी जी जी। तो ताड़कासुर बध का एक छंद उन्होंने उठाया था, उसको थोड़ा सा उन्होंने गाया है।
अभी देखते हैं कि फ्यूचर में कभी भैया को समय रहता है तो वो उसको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा कि वो हकीकत में साहित्य की सेवा कर रहे हैं अगर कोई ना, तो अब राणा जी उन्होंने मतलब निस्वार्थ भाव से कई कई रचनाकारों की रचनाएं उनको उन्होंने आवाज भी दी। कई रचनाकारों, दो रचनाकारों के साथ मैंने उनको पढ़ते हुए भी देखा। वो मतलब एक कह सकते हो आपकी छुपे हुए जो एक अदृश्य शक्ति की तरह से ना उन्होंने कई कविताओं पे बहुत अच्छा वर्क किया। और भी बहुत सारे कवि हैं, कवि ऐसा नहीं है कि कवि सम्मेलन सम्मेलन समाज में सारे कवि गलत ही हों। ये सारे बहुत सारे कवि हैं जिनमें बहुत सारी प्रतिभा भरी पड़ी। नए लड़कों में तो खास तौर से कई नए लड़के ऐसे आए हैं जिनकी लेखन शैली या जिनका परिश्रम देख के ना हम तो सोचते हैं जो बीच वाली पीढ़ी थी ना, मतलब सबसे घृणित यही थी। नई पीढ़ी भी बहुत अच्छी है और जो इनसे पहले वाली पीढ़ी थी ना वो भी बहुत अच्छी थी। ये बीच में पता नहीं कहां से आ गए कुछ कुकुर मुत्ते से, ये भी चले जाएंगे। नई पीढ़ी के तो बहुत सारे लड़के हैं, बड़े बड़े अच्छे गीतकार, बड़े अच्छे छंद, मतलब एक नहीं। हकीकत यह है कि ये बीच वाली पीढ़ी हटा दी जाए ना तो कविता का भविष्य तो एकदम सुनहरा है। कुछ लोग आ गए हैं जरूर, अब भी नई पीढ़ी में भी 2 4 10 तो आ ही जाते हैं चलो, लेकिन नए लड़के बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नो डाउट बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। तो वो कविता आप सुनाएंगे या अब उसको आशुतोष भैया के लिए छोड़ेंगे? नहीं वो तो भैया ने गा दी है तो भैया एक जाते जाते साथी जाते जाते सवाल मैं आपसे और दागना चाहूंगा कि आपने गजेंद्र प्रियांशु के बारे में थोड़ी सी बात कही थी, तो मैं चाहूंगा कि अभी उनके जो छंद हैं वाकई में बेहतर हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे लेखक हैं, तो आपके साथ कभी मंच साझा हुआ उनका? नहीं, मैंने मंच तो नहीं साझा किया, लेकिन मैं ये निर्विवाद रूप से कहता हूँ कि गजेंद्र भाई गजब का लेखन उनका और गजब का वस्तुरीकरण भी उनका। मैं क्या खुले मन से अब मुझे मौका मिला तो मैं कह देता हूँ खुले मन से। मैं भैया से अनुरोध ही करूंगा कि आपका जो श्रृंगार लेखन है ना, आप इसको छोड़ कभी ना छोड़ो। ये बीच में जो हास्य का पुट आपने डाला बीच में, हो सकता है मुझे ना व्यक्तिगत अच्छा लगा हो, लेकिन हकीकत यह है कि गजेंद्र प्रियांशु का लेखन बोलता है, वो कहता है कि कविता क्या है। आप जो भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि कविता क्या होती है। आप ऐसे रचनाकारों को सुनो ना यार, कहाँ पड़े हो वो दिल्ली वाली लॉबी के चक्कर में जिनको 2 लाइन चुटकुले के अलावा कुछ नहीं आती। बीच में आप कहीं न कहीं कुमार विश्वास को ना कर ही देते हैं। वो दिल्ली वाले लाइन नहीं, वो गाजियाबाद वाली लाइन है। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि लोगों को कि आप लोग अच्छे रचनाकारों को ढूंढो। आप अगर मैं आपके दर्शकों को बताऊं तो आपके दर्शकों को ये बताऊंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर कवियों की बात करें, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आपके यहाँ कविताएं फलित होती हैं। आपके यहाँ रचनाकारों की लंबी फहरिस्त है। मैं 2 4 कवियों का नाम भी ले लेता हूँ। बाराबंकी की अगर बात करें तो गजेंद्र प्रियांशु जी, बहुत जबरदस्त कविता है। रामकिशोर तिवारी जी, बहुत अच्छी कविताएं हैं उनके पास। शिव तिवारी खंजन जी बहुत अच्छी कविताएं करते हैं। हम लखनऊ पहुंच जाएं, विख्यात बहुत अच्छा लिखता है। रामायणधर द्विवेदी अच्छा लिखता है। धीरज मिश्र अच्छा लिखते हैं और आदर्श निखिल सिंह बहुत अच्छा लिखता है। और अगर हम थोड़ा उन्नाव और कानपुर की तरफ चले तो वहां भी 2 4 रचनाकार ऐसे हैं कि क्या बोलूं मैं उनको। सुल्तानपुर की तरफ आएंगे तो क्या सुल्तानपुर में मन्नू बहुत अच्छा लिख रहा है और सुल्तानपुर की तो वैसे भी कविताओं की बहुत अच्छी धरा रही है। मजरू सुल्तानपुरी से लेके और राष्ट्र कवि रामदास त्रिपाठी और पुष्कर सुल्तानपुरी हैं और भी बहुत सारे, अजमल सुल्तानपुरी रहे। बहुत अच्छी कविता की तो फसल लहराई यहाँ पे हमेशा, और नई पीढ़ी भी अच्छा लिख रही है। तो कई लड़के बहुत अच्छा लिखते हैं यहाँ पे भी। अब आ जाते हैं हम बात करते हैं और भी लड़कों की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे लड़के हैं, कुछ के तो नाम भी नहीं आते। कुछ नया मंच कहीं कुछ अब देवेंद्र के लिए है कि विशिष्ट पे स्टार्ट करेंगे? नहीं, देवेंद्र के लिए सीधा सा है कि किताबें लिखो
और जिनको मंच नहीं भी मिल रहा उनसे भी मैं कहूंगा कि भैया किताबें लिखते रहो, कविताएं लिखते रहो। जब ईश्वर को देना होगा, जिस दिन ईश्वर देने पे आएगा आपको कोई रोक नहीं सकता है, और जब तक वो देने पे नहीं आएगा कोई आपको दिला नहीं सकता है। तो ये गलत रास्ते अपनाना बंद करो, शॉर्टकट बिल्कुल बंद करो। कविताएं लिखो, महिलाएं जो सबके लिए है कि शॉर्टकट बंद करो। शॉर्टकट कुछ नहीं, कुछ दिन की सफलता होती है, बाद में बहुत दुर्गति होती है, बड़ी दुर्गति होती है। तो बेहतर है कि आप एक काम करो, आप लिखते रहो, पढ़ते रहो। और मैं लड़कों से बोलूंगा, नए लड़कों से, कि अगर आप में वाकई में प्रतिभा है, आपकी कलम में जान है, तो आप एकेडमिक लिखो। अगर आपको यही करना है कि लेखक ही बनना है, तो आप एकेडमिक लिखो। कि पब्लिशर आपको ढूंढता हुआ है कि भैया मेरे लिए व्याकरण लिख दो 6, 7, 8, 9, 10, मेरे लिए ग्रामर लिख दो 6, 7, 8, 9, 10। मतलब आपको पब्लिशर ढूंढे, आपकी कलम में इतनी जान होनी चाहिए। आप पब्लिशर के यहाँ चक्कर क्यों काट रहे हो कि मेरी 15,000 रुपए ले लो, मेरी किताब छपवा दो। आपकी कलम बोलनी चाहिए, स्वयं आपके पीछे लो। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े देवेंद्र बागी जी, ये पूरी वीडियो कैसी लगी, इनके विचार कैसे लगे, अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो कटाक्ष इन्होंने किया है उस पर भी कितना सही है कितना गलत है, वो भी उस पर भी आपके कमेंट आने चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जाते जाते देवेंद्र भैया ने कहा कि आप शॉर्टकट मत अपनाइए, तो मेरी भी गुजारिश है कि अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से ही आप अपनी सीढ़ियां तय करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।